योजना मैगजीन के जनवरी 2026 के अंक में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आर्टिकल का टाइटल है फ्रॉम पैसिव बेनिफिशियरी टू एक्टिव सिटीजन्स। ये आर्टिकल राजेश टंडन और अंशुमान कैरोल के द्वारा लिखा गया है। आर्टिकल बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर पढ़िए। जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो मुझे कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आगामी यूपीएससी की जो परीक्षा होने जा रही है 24 मई 2026 को, उसमें ये फैक्ट्स और या उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी आर्टिकल में आए हुए उन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की स्थापना कब की गई, तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की स्थापना की गई थी 1985 में। 1985 से पहले डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की स्थापना की गई थी 1980 में। 1985 में क्या हुआ कि इसी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट को अपग्रेड कर दिया गया। अब ये एक फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और इसका नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। 2014 में एक बार पुनः 2014 में एक बार पुनः इस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का नाम चेंज कर दिया जाता है और अब इसके नाम के आगे क्लाइमेट चेंज शब्दों को भी जोड़ दिया गया है। अब 2014 के बाद इस मंत्रालय को कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब की गई थी या इस मंत्रालय को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी 1980 में। इसी तरीके से इस आर्टिकल में ये 4-5 कार्यक्रमों के नाम भी दिए गए हैं और ये कार्यक्रम कब शुरू किए गए, किस वर्ष में शुरू किए गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला कार्यक्रम है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, IWDP। इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 1989 में। इसी तरीके से दूसरा कार्यक्रम है वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरियाज, NWDPRA। इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1990 और 1991 के दौरान। इसी तरीके से दूसरा कार्यक्रम है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP। इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1994 में। और अगला कार्यक्रम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SJGSY। इस कार्यक्रम को सरकार ने लागू किया था 1999 से। इस आर्टिकल में सोशल फॉरेस्ट्री के प्रोग्राम या सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम का भी जिक्र किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम था, ये नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1976 में प्रारंभ किया गया था और उस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि रही है वो रही है 1974 से लेके 1978 के बीच में। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सोशल फॉरेस्ट्री का शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो सोशल फॉरेस्ट्री का शब्द है ये दिया गया है JC वेस्टोबाई, WESTOBY के द्वारा। और JC वेस्टोबाई ने दिल्ली में एक सम्मेलन हो रहा था 1968 में और उस सम्मेलन का नाम था 9th कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री कांग्रेस। इसी सम्मेलन में JC वेस्टोबाई ने इस सोशल फॉरेस्ट्री शब्द को दिया। अब ये जो सोशल फॉरेस्ट्री शब्द है या ये जो सोशल फॉरेस्ट्री का ये जो कंसेप्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए वन संसाधनों का सृजन करना। डॉक्टर राणा ने इस सोशल फॉरेस्ट्री का ये जो शब्द है
उसकी एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन प्रोवाइड की है। मुझे ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आपको ये डेफिनेशन बतानी चाहिए। जैसे कि समाज के द्वारा, समाज के लिए, समाज की दी गई भूमि पर समाज के जीवन स्तर को सुधारने के सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किए जाने वाले वृक्षारोपण को सामाजिक वानिकी कहते हैं। एक्चुअली ये जो फॉरेस्ट्री की जाती है, इस फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य होता है समाज के जीवन स्तर को सुधारना। और ये जो फॉरेस्ट्री है वो समाज के द्वारा ही, समाज के लिए ही और समाज के द्वारा ही दी गई भूमि पर की जाती है। एक और डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगी कि फॉरेस्ट्री आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट, जो हमारे परंपरागत जो वन हैं उनके बाहर फॉरेस्ट्री करना। और उसका मकसद क्या है? विच प्राइमरली एम एट प्रोड्यूसिंग सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, जो हमारी कम्युनिटी है या जो हमारे लोग हैं उनके लाभ के लिए सेवाओं को उत्पन्न करना या सेवाओं को पैदा करना ही इस फॉरेस्ट्री का काम होता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले इस सोशल फॉरेस्ट्री के कार्यक्रम को अपने यहाँ शुरू किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में गुजरात राज्य ने 1970 का जो दशक था उसके प्रारंभिक वर्षों में ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को शुरू कर दिया था। इसी तरीके से इस आर्टिकल में दो नाम और आए हैं, जैसे कि एक है RSETI, इसकी फुल फॉर्म होती है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। ये जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एक्चुअली ये जो पहल है RSETI की, ये जो इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ही एक इनिशिएटिव है। और इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला के स्तर पर ऐसे केंद्रों की स्थापना करनी है जिनका मुख्य उद्देश्य है कोई स्किल प्रोवाइड करना। और ये स्किल किसे दी जाएगी? ये स्किल दी जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को, और इसके लिए उनसे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी, उनको रहने और खाने के लिए भी फ्री व्यवस्था की जाएगी। और इसमें बैंकों का भी योगदान होता है। इसी तरीके से इस आर्टिकल में एक शब्द और आया है, पेसा एक्ट, पेसा अधिनियम। और ये जो PES पेसा एक्ट है ये 1996 में लागू किया गया था। इस पेसा की फुल फॉर्म होती है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996। ये जो एक्ट आया है ये भूरिया समिति की सिफारिशों, ये जो भूरिया समिति है उसके रिकमेंडेशंस के बाद 1996 में ये पेसा अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जो ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन को सुनिश्चित करना इस पेशा अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस तरीके से मैंने इस आर्टिकल में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है। आप इनको और भी डीपली अध्ययन करिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित भी कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मुझसे जितना हो सकता था वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। धन्यवाद।